हेलो एवरीवन, एएमयू बीए बीएड एंड बीएससी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 22 अक्टूबर 2023 को हुआ है, उसके रीजनिंग सेक्शन के डिटेल्ड सॉल्यूशंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। टोटल 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग सेक्शन में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। द डे बिफोर येस्टरडे वॉज सैटरडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। तो देखिए, येस्टरडे की बात हो रही है, तो आज जो दिन है उसको आप टुडे कहते हैं, राइट। टुडे से पहले वाला दिन येस्टरडे है और आज से बाद वाला दिन इज टुमारो। सवाल में गिवन है कि डे बिफोर येस्टरडे, येस्टरडे से पहले वाला दिन वॉज सैटरडे। आपको क्या मालूम करना है? डे आफ्टर टुमारो मीन्स टुमारो के बाद वाला दिन क्या होगा। तो आप ये देखिए, अगर यहाँ सैटरडे है, दिस विल बी संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। So the correct answer is C and it's simple. So second question says Adil is twice as old as Ajit. Age related जितनी भी problems आपको given होती हैं, तो जो भी first sentence में connection given है that is present age की बात हो रही है, right? तो अगर आप present age अजीत की जो है x years मान लें, तो आदिल की क्या हो जाएगी? 2x, twice थी। आगे गिवन है 3 years ago, अगो मीन्स पहले, 3 साल पहले। तो 3 साल पहले अगर बात करें तो अजीत की एज हो जाएगी 3 साल निकाल दीजिए और इसमें से भी 3 साल निकाल दीजिए, राइट। ही वॉज 3 times एज ओल्ड एज अजीत। 3 साल जो पहले एज थी आदिल की, वो क्या थी? 3 times थी किसकी? अजीत की एज की, जो कि वो 3 साल पहले थी। सो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स आ गया आपके पास 6 years। बट आपसे पूछा क्या है सवाल में? हाउ ओल्ड इज आदिल नाउ। दैट इज प्रेजेंट एज आदिल की क्या हो गई? 2 into x, दैट इज 2 into 6, दैट इज 12 years। करेक्ट आंसर इज डी, सिंपल। सवाल में पूछा है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। इन ऑप्शंस में से कौन सा नंबर इस सीरीज को कंप्लीट करेगा? ये नंबर सीरीज का सवाल है, तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादा हमें नहीं सोचना है, सिंपली आप स्टेप फॉर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्टेप फॉर्म क्या कहती है कि जो अगला वाला नंबर है उसमें से आप पहले वाला नंबर माइनस कर दीजिए, दैट विल बी -2, -4 एंड दिस इज -2, अगेन इट इज -4। तो आपने ये देखा यहाँ एक सीक्वेंस बन रही है, -2, -4, -2, -4। इसके बाद फिर क्या आना चाहिए? -2। अब देखिए 24 और -4 को जब ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है? 24। और अगर आप 24 और -2 को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा, दैट विल बी 22। सो द करेक्ट आंसर इज बी। इफ drape is coded as 41326, then how will you code parade, right? तो देखिए, ये सवाल लेटर कोडिंग पे बेस्ड है। लेटर कोडिंग 7 टाइप्स की होती है और उन 7 में से एक टाइप होती है कॉमन कोडिंग। और कॉमन कोडिंग में कोई भी लॉजिक नहीं लगता, सिंपली जो लेटर का कोड आपको गिवन है वही आपको आंसर में यूज करना है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मैंने देखते ही कैसे बता दिया कि ये कॉमन कोडिंग का सवाल है। तो आप यहाँ पे ये देखिए, एक हिंट आपको गिवन है, यहाँ कितने लेटर्स हैं आपके पास? 5, और यहाँ कितने लेटर्स हैं आपके पास? 6। तो जब भी अनइक्वल लेटर्स हों, बराबर ना हो, तो आपको ये हिंट मिल जाती है कि यहाँ पे कॉमन कोडिंग यूज होगी। तो देखिए, पी का कोड क्या है यहाँ पे? 2, ए का कोड क्या है? 3, आर का कोड इज 1, ए का 3, डी इज 4, ई इज 6। चेक योर ऑप्शंस, दिस इज यस। 2 ऑप्शंस इन्होंने सेम दे दिए, तो वो उनका कंसर्न है, आप कोई भी एक लगा देते, दैट वुड बी गुड, राइट। सो 5th क्वेश्चन में आपसे पूछा है अ बुक ऑलवेज हैज, बुक में हमेशा क्या चीज होती है इनमें से? तो देखिए, हमें क्या किस डायरेक्शन में सोचना है? ऐसे सोचना है कि कोई ऐसा वर्ड है जो बाकी तीनों से डिफरेंट है, और वो किस सेंस में डिफरेंट है वो आपको ध्यान से देखना है। आप देखिए, बुक में अगर आप देखें तो पेजेस भी होते हैं, स्टोरी, बाइंडिंग, कंटेंट सब होता है, लेकिन जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है बुक की, वो क्या है? पेजेस। ये एक प्राइमरी चीज है जो बुक में होना जरूरी है, तभी बाकी चीजें होंगी। सो ये सारी चीजें क्या हैं? स्टोरी, बाइंडिंग, कंटेंट, दिस इज सेकेंडरी थिंग्स फॉर बुक, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पेजेस। सो क्वेश्चन नंबर 6, कॉलेज इज टू डीन देन म्यूजियम इज टू, मीन्स कि कॉलेज को कौन देखभाल करता है या कौन हेड होता है उसका? दैट इज डीन, ठीक है। सिमिलरली म्यूजियम का हेड कौन होगा? तो जो भी इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, म्यूजियम का जो हेड होता है या उसमें रखी हुई चीजों की टेक केयर करता है, उसको हम कहते हैं क्यूरेटर, राइट। देखिए, मिक्स कोडिंग पे बेस्ड ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस तरह के सवाल करने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि 2-2 स्टेटमेंट्स करके हमें
कंपेयर करना होता है। अगर आप पहले और दूसरे स्टेटमेंट को कंपेयर करें तो क्या चीज़ देखनी होती है कि यहाँ पे कोई नंबर या सिंबल कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पर भी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन वर्ड कॉमन है, तो यस ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप बढ़िए इन दोनों को कंपेयर करिए, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं नंबर क्या है कॉमन 3, और यहाँ पे वर्ड्स कॉमन है कोई, यस। यहाँ पे एक तो फूड कॉमन है और दूसरा मीन्स कॉमन है। तो हमने क्या देखा कि मीन्स तो पहले ही कैंसिल हो गया था, यहाँ पर इसका कोई कोड यहाँ पे हमें नहीं मिला था, तो सिंपली जो 3 है दैट इज फॉर फूड, क्योंकि नंबर इधर भी कॉमन है और यहाँ पर एक टर्म कॉमन है। सिमिलरली अब कौन से सेंटेंस बचे, ये दोनों सेंटेंस बचे, इनको आप कंपेयर करिए, देखिए इधर कोई चीज़ कॉमन है, यस। यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है। अब यहाँ पे वर्ड्स देखिए क्या कॉमन मिल रहे हैं। तो मीन्स तो हम पहले ही कह चुके थे कि मीन्स का कोई यहाँ पर ही वो फर्स्ट 2 सेंटेंस में कैंसिल हो गया था। अब हमें सिंपली क्या देखना है, यस हेल्दी जो है वो कॉमन है, तो 2 जो कोड है वो स्टैंड करता है हेल्दी के लिए। सवाल में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कोड ईट के लिए होगा। ईट कौन से सेंटेंस में आ रहा है, ईट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 और 2 इनके कोड्स तो हमें मिल चुके हैं, ये किन वर्ड्स के लिए हैं, बचेगा क्या 5। तो आप 5 को चेक करिए, 2 वर्ड्स हैं हमारे पास मीन्स और ईट। अगर ये 5 मीन्स का कोड होता तो 5 यहाँ पे भी होना चाहिए था, क्योंकि मीन यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे 5 नहीं है, दैट मीन्स कि जो ईट का कोड है वो हो गया 5। सो इट्स सिंपल। 5 students take part in a tournament. Each one has to play every other one. क्या मतलब हुआ, 5 स्टूडेंट्स हैं और सेकेंड सेंटेंस का मतलब ये है कि जो गेम खेले गए हैं इस टूर्नामेंट में उसमें 2-2 की टीम बनी है। तो पहला वाला सेकेंड के साथ खेलेगा, पहला गेम हो गया, 2 गेम हो गए, 3 गेम हो गए और दिस इज 4 गेम हो गए। अब दूसरा वाला पहले के साथ तो खेल चुका, तो वो तीसरे के साथ खेलेगा, 1 2 3, राइट। अब तीसरा वाला दूसरे और पहले के साथ तो खेल चुका, आगे खेलेगा, दैट इज जो 2 गेम यहाँ हो गए। चौथा वाला बाकी लोगों के साथ तो खेल चुका, सिर्फ इसके साथ बचा, दैट इज 1। तो टोटल कितने गेम्स हो गए, ये 10। करेक्ट आंसर इज बी एंड इट्स सिंपल। यही आपसे सवाल में पूछा था कि कितने गेम्स टूर्नामेंट में खेले जाएंगे। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट वैल्यू। अच्छा, फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का तरीका पता है क्या होता है, आप या तो सारे फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को सेम कर दीजिए या फिर डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दूँ, मीन्स सबको 7 कर दूँ यहाँ पे, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए इसको 7 बनाने के लिए डेसिमल हटाया तो 2 0 ऊपर जाएंगे, दैट विल बी 5400/7। नेक्स्ट इज यहाँ पे 2 0 ऊपर जाएंगे 100, लेकिन एक डेसिमल यहाँ पर है, सो दिस विल बी 540/7। सिमिलरली यहाँ का इसको 7 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 0 हटाना है तो डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी दिस। सिमिलरली यहाँ पे 7 बनाने के लिए डेसिमल इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी 0.54/7। अब देखिए डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा। पे न्यूमरेटर देखिए किसका बड़ा है, सबसे बड़ा, दैट विल बी 5400। तो यही फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा होगा। ये सवाल डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस पे बेस्ड है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे डायरेक्शन पूछा है, तो डायरेक्शन और डिस्टेंसेस पे बेस्ड जो भी सवाल होते हैं वो हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। मोना वॉक्स 30 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि सिंस इसमें हमें डायरेक्शन मालूम करना है, तो वो कोई कितना मीटर चला है हमें उससे मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि इनिशियल डायरेक्शन क्या था, ईस्ट। देन शी टेक्स राइट टर्न, उसके बाद वो राइट मुड़ गया, फिर उसके बाद एंड वॉक्स 40 मीटर्स, छोड़िए इसे, आगे देखिए, एंड अगेन टेक्स राइट टर्न, फिर से राइट मुड़ा और कितना चला हमें नहीं मतलब, एंड देन टेक्स लेफ्ट अगेन और लेफ्ट। अब वो किस डायरेक्शन में फेस करा हुआ है ये आपको मालूम करना है। तो जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था, सिंपली राइट और लेफ्ट कैंसिल कर दीजिए, एक पेयर बन गया राइट। अब ईस्ट का राइट देखिए क्या है, तो राइट मैंने आपको बताया था राइट डायरेक्शन क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा होता है, ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम पहुंचेंगे साउथ पे, तो ये डायरेक्शन हो गया साउथ। करेक्ट आंसर इज बी, सिंपल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 स्पीड और डिस्टेंसेस पे बेस्ड सवाल है। तो इस तरह के सवालों में सबसे पहली चीज हमें यूनिट का ध्यान देना होता है कि यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, राइट। वरुण covers a distance with a speed of 20 km/h in 6 minutes.
हम जानते हैं कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा, यहाँ पे टाइम जो है वो मिनट्स में गिवन है और स्पीड है पर आवर में। तो सबसे पहले मिनट्स को आप आवर में कन्वर्ट करिए। सिंपली आपने यूनिटरी मेथड यूज़ करा तो 6 मिनट में 1/10 आवर हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस यहाँ से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 इंटू 1/10 दैट इज़ 2 किलोमीटर। आगे आपसे कहा गया है कि इफ़ ही वॉन्ट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 5 मिनट्स व्हाट शुड बी हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अगर सेम ही डिस्टेंस वो कवर करना चाहता है 5 मिनट में, तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होनी चाहिए। तो अब जो आपको टाइम गिवन है वो 5 मिनट है और इसको आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आवर में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/60 इतने आवर। ठीक है, तो स्पीड सिंपली क्या हो गई, डिस्टेंस दैट इज 2 और डिवाइडेड बाय टाइम 1/60 12 और 12 ऊपर गया दैट विल बी 2 इंटू 12 24 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 ब्लड रिलेशंस पे बेस्ड सवाल है। यहाँ पे गिवन है ए और बी आर सिस्टर्स, दोनों क्या हैं, बहनें हैं। तो ब्लड रिलेशंस के सवालों को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें फैमिली ट्री बनाना होता है। अब गिवन है ए और बी सिस्टर्स हैं तो ये सेम जनरेशन की हैं तो हॉरिजॉन्टल हम इन्हें शो करेंगे, और फीमेल्स हैं दैट इज लड़कियां हैं तो हम सर्किल बना देंगे। और आगे गिवन है सी और डी क्या है, ब्रदर्स हैं, दोनों भाई हैं। अब ये कहाँ बनाए, अभी रुक जाइए, आगे पढ़िए। इफ ए इज डीज मदर, अगर ए क्या है, डी की मदर है, तो देखिए अब जनरेशन चेंज हो रही है तो मदर ऊपर रहेगी और बेटा बेटी नीचे आएगी। सिंस ये ब्रदर्स हैं, हमें मालूम है मेल हैं, तो हमने ट्राइंगल बना दिया। और गिवन था सी इसका भाई है तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में सी बना दिया। सवाल में पूछा है देन हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। डी की मदर ए है तो सी की मदर भी ए हुई क्योंकि सी और डी भाई हैं, और ए की जो सिस्टर थी वो बी है। दैट मीन्स कि सी और डी के लिए बी क्या है, उनकी आंट है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंट एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट। कहा गया है कि जो 4 वर्ड्स हैं इसमें से 3 तो अलाइक है मीन्स सेम है और एक डिफरेंट है किसी तरीके से, तो आपको ऑड वन आउट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, बाइफोकल्स तीनों क्या है, चश्मे हैं, लेकिन रीजंस अलग हैं। ये सनलाइट डस्ट के लिए यूज होता है, दिस इज फॉर आई करेक्शन, विजन करेक्शन के लिए, और बाइफोकल्स भी विजन करेक्शन के लिए। लेकिन जो ऑप्टिकल रीडर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आई टेस्टिंग में यूज होता है। सो द ऑड वन आउट इज ऑप्टिकल रीडर। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ अ कैंडिडेट स्कोर्स 16, 25, 18, 17 and 19 marks in different subjects, then what will be mean marks scored by the candidate। यहाँ पे सिंपली आपको मार्क्स गिवन है 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, आपको मीन मालूम करना है उन मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स टोटल सब्जेक्ट्स, सो दिस विल बी सिंपल। अब देखिए ये 15th क्वेश्चन एनालॉजी पे बेस्ड सवाल है। तो एनालॉजी पे बेस्ड सवाल जो है वो हमें क्विकली नहीं करने होते, जस्ट गिव इट अ सेकंड थॉट बिफोर मार्किंग एनी ऑफ द ऑप्शंस करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए जो चीज़ गिवन है पैसा और रुपी, दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो अब हमें किलोमीटर और कोई ऐसी यूनिट यहाँ पे ढूंढनी होगी जिसमें 100 का रिलेशन हो, राइट। अब देखिए ये तो सब लेंथ की यूनिट है, लेकिन कुंटल जो है वो वेट की है, तो इसको आप हटा दीजिए। और हम ये जानते हैं, देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 10 इंटू 10 मीन्स 100 डेकामीटर, और 1 किलोमीटर में 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 1000 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 100 क्या हुआ, डेकामीटर। सो द करेक्ट आंसर इज डेकामीटर एंड इट्स सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, तो अगर आप इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो एक स्टेटमेंट है पहला ऑल वाला, और दूसरा है फ्यू नॉट। फ्यू नॉट मतलब कुछ नहीं, सम नॉट, राइट। दैट मीन्स कि वो स्टेटमेंट जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको आप कहते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट। तो ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया, और जो अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं उन स्टेटमेंट को कहते हैं आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो गया। अब आप ध्यान से अगर एक बार और देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ऑल वाला स्टेटमेंट इज पॉजिटिव एंड सम नॉट वाला स्टेटमेंट इज नेगेटिव। तो ये दोनों कंडीशंस किस चीज की होती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरीज की होती हैं। अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं उनमें से एक यूनिवर्सल है, एक पर्टिकुलर है, और उनमें से कोई एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता था। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है कॉन्ट्राडिक्टरीज की।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 सिलोजिज्म पे बेस्ड सवाल है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं, ऑल इरेजर्स आर चॉक्स एंड सम चॉक्स आर डस्टर्स। देखिए सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं। जो ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स गिवन है इनको आप कहते हैं कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन पढ़िए, इरेजर और डस्टर के बीच में है। इरेजर और डस्टर मीन्स देखना पड़ेगा इन दोनों स्टेटमेंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं। कनेक्शन की क्या कंडीशन है कि कॉमन टर्म होनी चाहिए। यस, कॉमन टर्म तो आ रही है चॉक्स, और किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना चाहिए। यहाँ सम है, ऑल का स्टेटमेंट है तो पीछे सम होगा। दैट मीन्स कि यस यहाँ पे ऑल या नो नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स कनेक्ट नहीं हो सकते, मिलकर कोई भी कंक्लूजन नहीं दे सकते, तो ये कंक्लूजन हो जाएगा रॉन्ग। फिर से इरेजर और डस्टर के बीच में ही कंक्लूजन है, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट्स कनेक्ट ही नहीं हो सकते। अब देखिए डस्टर और चौक, डस्टर और चौक इसी स्टेटमेंट में मिल रहा है, तो हमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन निकालना है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, सम वाला स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव ही कंक्लूजन देता है, नेगेटिव नहीं दे सकता। यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है कंक्लूजन, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है चॉक्स एंड डस्टर्स, दैट इज चॉक्स और डस्टर्स, तो इससे कंक्लूजन निकालना है सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से। तो सम चॉक्स आर डस्टर्स, और यहाँ पे क्या है, ऑल चॉक्स आर डस्टर्स। सम को ऑल आप कभी नहीं पढ़ सकते, सो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। दैट मीन्स आपको ये बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे चारों स्टेटमेंट्स ही गलत हैं, तो ये आपका कंसर्न नहीं है। क्वेश्चन जो भी हो दैट दे विल सॉर्ट इट आउट, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको इन चारों में से ऑड वन आउट मालूम करना है। तो आप अगर ध्यान से देखें या आपको नॉलेज हो तो आप ये कह सकते हैं कि स्वीडन, इटली एंड एस्टोनिया ये तीनों क्या हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, राइट। बट साइप्रस जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री है, सो द ऑड वन आउट इज साइप्रस। सो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ये इक्वेशन गिवन है और आपको इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अगर डिवीजन जो है स्टैंड्स फॉर प्लस, मीन्स डिवीजन की जगह आप प्लस कर दीजिए, और मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर माइनस, प्लस एज इट इज रहेगा, और डिवीजन की जगह हमें प्लस करना होगा। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक होता है मैथ्स में बोर्ड मास रूल, और हम इधर से पढ़ते हैं दैट इज ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें एडिशन करना पड़ता है, फिर सब्ट्रैक्शन, राइट। तो आपने सबसे पहले ऐड किया, यू विल गेट 177 माइनस 5 प्लस 8। देख रहे हैं ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे मिस प्रिंट हो, तो आप इसको रहने दीजिए। इसकी वैल्यू करेक्ट 180 ही होगी। नंबर 20, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹900 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 4.5% पर एनम फॉर 2 years। सिंपली आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो P क्या था, प्रिंसिपल, दैट इज 900, रेट क्या था 4.5%, टाइम जो है 2 years है, सिंपली ये हो गया 9। So question number 21, select the word which cannot be formed using the letters of the word discrimination, right। आपको इनमें से वो वर्ड सिलेक्ट करना है जो कि डिस्क्रिमिनेशन में जो लेटर्स आ रहे हैं उनको यूज करके नहीं बन सकता। तो अगर आप ध्यान दें तो डिस्क्रिमिनेशन में ये 5 लेटर्स आ रहे हैं, ट्रेन, यस ये बन सकता है। सिमिलरली नेशन भी, क्रेन भी बन सकता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में पी नहीं आ रहा, तो ये नहीं बन सकता। सो द करेक्ट आंसर इज पी। Number 22, if the English alphabets are written in reverse order, which letter will be third to the left of the 13th letter from the left। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो हम इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में ना लिख के करेंगे क्या, सिंपली रिवर्स डायरेक्शन में आप काउंटिंग लिख दीजिए, 26, 25। सवाल में कहा गया है कि लेफ्ट से 13th लेटर देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दिस इज योर 13 लेटर। इस 13th लेटर के लेफ्ट में थर्ड लेटर क्या होगा, लेफ्ट मीन्स हमें ऐसे चलना पड़ेगा 1 2 3, मीन्स थर्ड लेटर जो होगा लेफ्ट में वो 17th होगा। अब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी अल्फाबेट्स की पोजीशन को याद रखने की, इजोटी, दैट इज ई आता है 5वीं पोजीशन पे, फिर आप 5 ऐड करते जाइए, सो दिस विल बी। अब देखिए हमें 17th पोजीशन चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 15th पे O है, O के बाद P और Q, दैट इज Q इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 16 बुक्स अरेंज्ड इन अ रो ऑफ अ बुक शेल्फ। ठीक है, 16 बुक्स को अरेंज कर दिया गया है एक बुक शेल्फ में।
इफ द बुक X पोजीशन इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अगर कोई बुक है X जो कि लेफ्ट साइड से 5th पोजीशन पर है, देन हाउ मैनी टोटल बुक्स आर आफ्टर बुक X इन द रो। आपको मालूम करना है कि उस X के बाद कितनी बुक्स रो में रखी हुई हैं। तो सिंपली ये रैंकिंग का सवाल है। हमें मालूम है कि टोटल ऑब्जेक्ट्स किसके बराबर होते हैं। सिंपली कोई ऑब्जेक्ट की लेफ्ट से क्या पोजीशन है प्लस उस ऑब्जेक्ट की राइट से क्या पोजीशन है -1। तो टोटल क्या आती है हमारे पास 16 बुक, और लेफ्ट से जो बुक X है उसकी पोजीशन क्या है 5th, तो राइट से हमें मालूम चल जाएगी। तो ये सिंपली हो गया आपके पास 4, और 4 को 16 में से माइनस करा, तो जो बुक X है उसकी राइट हैंड साइड से पोजीशन 12वीं है, लेफ्ट साइड से 5th पोजीशन पे है, और राइट साइड से अगर आप काउंट करें तो ये 12वीं पोजीशन पे है। दैट मीन्स कि इससे पहले कितनी बुक्स होंगी, सिंपली 12वीं पोजीशन पे तो ये है, तो 12 में से 1 माइनस कर दीजिए, दैट विल बी 11 बुक्स होंगी। सिंपल। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे समझिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से 5th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पे मीन्स यहाँ पे बुक रखी हुई है X। अब राइट हैंड साइड से इस बुक की पोजीशन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th पोजीशन, राइट 12th पोजीशन ही आई थी। तो इससे पहले कितनी बुक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही हमारा आंसर आ रहा था। सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ये डायरेक्ट कराया हुआ सवाल था। हाउ मैनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन 12 आवर्स। पूछा गया है कि 12 घंटे में जो घड़ी की दोनों हैंड्स हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड, वो 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाते हैं। ठीक है, सो वो 22 बार 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये डाइस पे बेस्ड सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप ओरली बता सकते हैं। सवाल में कहा गया है कि एक ग्राउंड पे 4 डाइस हमने रोल करके फेंके, और जो टॉप वाले फेसेस हैं उन चारों डाइस के उस पे जो नंबर्स आए हैं वो आए हैं 6 2 4 4 लाइक दिस। ठीक है, तो जब इन चारों का टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 16, जो कि सवाल में गिवन है। पूछा है कि वो फेसेस जो कि ग्राउंड को टच कर रहे हैं उन पे जो नंबर्स होंगे उसका सम क्या होगा। तो देखिए टॉप है, ग्राउंड को टच क्या करेगा, इस टॉप का ऑपोजिट वाला फेस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डाइस 2 तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक जनरल। तो अगर आपको सवाल में नहीं गिवन तो मैंने बताया था स्टैंडर्ड डाइस उसे मानना है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि ऑपोजिट फेसेस का जो सम होता है वो 7 होता है। तो अगर ऊपर 6 है तो ऑपोजिट फेस नीचे वाले पे क्या होगा, 7 करने के लिए 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, इन सबको आपने ऐड किया तो आपको मिल गया 12। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। सो बस टोटल 25 क्वेश्चन ही रीजनिंग सेक्शन में पूछे जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल then please do like and share it with other people. And moreover, if you want to stay connected with latest updates of AMU, then don't forget to subscribe to my channel. Thank you.